हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के प्रकार के बारे में बताया था कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण, दूसरा था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं गतिज घर्षण, और तीसरा था आपका रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि घूमने वाली घर्षण। ये 3 टाइप के फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के नियम क्या क्या है। ठीक है, लेकिन एक बात है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। एक फ्रिक्शन आपका है जिसे बोलते हैं, यहाँ देख लो, जिसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे नहीं जानोगे ना तो आपको इसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसे जान लो, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं सीमांत घर्षण। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। बस जान लो कि क्या होता है। स्क्रीन में आ रहा है, देख लेती हूँ एक बार। हाँ, आ रहा है। देखो, मान लो कोई सरफेस है हमारा, ठीक है, ये केक हमारा सरफेस है, सतह है जो कि ड्राई है यानी कि रफ है, मतलब सूखा हुआ सरफेस है। ठीक है, इसमें केक हमारा वस्तु है यानी कि कोई बॉडी है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है। इस वस्तु पर लिख देती हूँ वस्तु। इस वस्तु पर पहले मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? फोर्स को कैपिटल F से यानी कि बल को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी देती हूँ बल। पहले मैंने बल लगाया 1 न्यूटन का, मैंने लगाया इस वस्तु के ऊपर। ये वस्तु क्या है? हमारी रेस्ट कंडीशन में है यानी कि विरामावस्था में है। यहाँ लिख देती हूँ कौन सी अवस्था में है, तो रेस्ट कंडीशन ही लिखती हूँ, आप लोग लिख लेना हिंदी, यानी कि विरामावस्था में है। बोल देती हूँ विरामावस्था में है। मुझे इस वस्तु को मोशन में लाना है, यानी मुझे क्या करना है, इस वस्तु को गति में लाना है, मोशन में लाना है। मैंने क्या किया, पहले 1 न्यूटन का बल लगाया, ये वस्तु हमारी गति में नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, गति में जब नहीं आई तो आपको पता है गति में क्यों नहीं आई। आपको मैंने कहा था कि घर्षण बल क्या होता है, हमेशा गति के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जाहिर सी बात है, मैंने 1 न्यूटन का बल लगाया, ये वस्तु यहाँ से यहाँ क्यों नहीं घिसकी, क्योंकि इसके विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लग रहा है, उसी बल को बोलते हैं घर्षण बल। बताया था मैंने, घर्षण बल। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, तो क्या हुआ, फिर भी हमारी बॉडी यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं आई। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम लोग बल लगा रहे हैं, उतना ही बल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। इसलिए बॉडी हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही बता रही हूँ। मैंने 1 न्यूटन का लगाया, इसने भी 1 न्यूटन का बल लगा दिया, बॉडी हमारी मूव नहीं की। फिर मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, तो इस फ्रिक्शन फोर्स ने भी 2 न्यूटन का बल लगा दिया, इसलिए बॉडी हमारी गति में नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, 3 न्यूटन का बल लगाया, फिर भी हमारी बॉडी मोशन में नहीं आई। अगर मैं 4 न्यूटन का बल लगाती हूँ, मान लो अगर मैं 4 न्यूटन का बल लगाती हूँ तो बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी। ध्यान देना, अगर मैं 4 न्यूटन का बल लगाऊंगी इस बॉडी के ऊपर, तो हमारी ये जो बॉडी है, ये जो वस्तु है, गति में आ जाएगी। तो उस समय जो अधिकतम घर्षण बल लगेगा, ध्यान से सुनना, जब मैं 4 न्यूटन का बल लगाऊंगी इस बॉडी के ऊपर, इसको गति में लाने के लिए, तो ये बॉडी गति में आ जाएगी। ठीक है कि ये आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उस समय मतलब कि गति से जस्ट पहले, इस वस्तु की गति से जस्ट पहले जो अधिकतम घर्षण बल लगता है, क्या बोल रही हूँ, अधिकतम घर्षण बल जो लगता है, उसी घर्षण बल को बोलते हैं सीमांत घर्षण बोलते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप इतना समझ लो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ना,
जो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, आपको मैंने कल बताया था कि जब बॉडी विरामावस्था में होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है, तो उस समय उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जो घर्षण बल कार्य करता है, उसी घर्षण बल को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कहा था मैंने, कहा था ना। तो क्या होता है कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, क्या कह रही हूँ, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही हम कहते हैं सीमांत घर्षण कहते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होता है घर्षण बल। यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि सीमांत, ये तो मैंने समझा दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ। यहाँ लिख देती हूँ कि सीमांत घर्षण से होता क्या है, अगर जिसको लिखना है वो लिख सकता है कि सीमांत घर्षण क्या होता है। 1 मिनट। सीमांत घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण यानी कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, क्या बोल रही हूँ, के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत घर्षण कहते हैं। देखो, आपको दोनों नाम याद रहना चाहिए, इसका इंग्लिश नाम भी और इसका हिंदी नाम भी, क्योंकि वो सीमांत घर्षण है कि नहीं। लेकिन वही आप बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिमिटिंग यानी कि लिमिट है इसका, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो, जब ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी, अगर ये बॉडी गति में आने ही वाली है, क्या कह रही हूँ, गति में आने ही वाली है, और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स यानी कि जो घर्षण बल कार्य करता है ना, उसी घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर कमेंट करना भाई। तो इसी को बोलते हैं सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब चलो, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ घर्षण के नियम। घर्षण के नियम। चलो इसे रफ कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलो रफ कर देती हूँ। अब देखो, घर्षण के कौन कौन से नियम है देखते हैं। पहला नियम क्या है, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपको मैंने क्या कहा था कि देखो, ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, इसमें कोई क्या है, कोई बॉडी है, इससे क्या कर रही है, गति में है, मोशन में है ना। तो मैंने कहा था कि हमेशा क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर गति इस डायरेक्शन में हो रही है, इस दिशा में हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, हमेशा इस दिशा में लगेगा, यानी कि गति के हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। गति इस साइड हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड होगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा गया है कि घर्षण बल जो होता है वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझा दिया मैंने। ये हो गया इसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, बोला गया है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है, घर्षण बल है, घर्षण बल। तो वही बोला गया है कि जो घर्षण बल होता है ना, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, यही कांटेक्ट सरफेस है ना, ये हमारा क्या है, संपर्क सतह है, संपर्क सतह। देखो ये क्या वस्तु है, वस्तु किसके ऊपर है, इस सरफेस के ऊपर है, तो वस्तु किसके संपर्क में है, तो वस्तु इस सरफेस के संपर्क में है, यानी कि कांटेक्ट में है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जो घर्षण बल होता है वो संपर्क सतह के क्षेत्रफल, यानी कि घर्षण बल को मतलब नहीं कि घर्षण बल को मतलब नहीं है कि इसका एरिया कितना है,
इसको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका एरिया मान लो कुछ भी रहे, इसका क्षेत्रफल कुछ भी रहे, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस पर निर्भर नहीं करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर, एरिया पर निर्भर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति। घर्षण बल जो होता है वो संपर्क सतहों की प्रकृति और स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि ये चिकनी है यानी कि स्मूथ है, या फिर खुरदरी है यानी कि रफ है। समझो बात को, क्या बोला मैंने? यहाँ क्या लिखा हुआ है कि घर्षण बल कॉन्टैक्ट सरफेस पर यानी कि संपर्क सतहों की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब क्या है कि स्मूथ है कि रफ है। जाहिर सी बात है स्मूथ होगी तो क्या होता है, आपको मैंने कहा था कि जो प्लेन सरफेस होते हैं, जो स्मूथ सरफेस होते हैं, वहाँ पर इंसान फिसल जाते हैं। मतलब कि वहाँ क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम लगता है, ठीक है। लेकिन जो रफ सरफेस होते हैं वहाँ इंसान नहीं फिसलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करता है। जैसे कि जो प्लेन ये सरफेस है, ये क्या है आपका, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा कार्य करेगा, इसलिए हम लोग, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमें पीछे से ढकेलता है और हमें मतलब कि गिरने से बचाता है। लेकिन वही टाइल्स वाले सरफेस में क्या होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं गिरने की, यानी कि गिरने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो घर्षण बल क्या करता है, इसके संपर्क सरफेस के यानी कि संपर्क सतह के प्रकृति पर, यानी कि चिकनी है, स्मूथ है कि खुरदरी है कि रफ है, इस पर ये डिपेंड करता है। और स्थिति पर, स्थिति का मतलब क्या है, ये हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है या फिर किसी कोण में है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। समझे बात को? तो घर्षण बल क्या करता है, इसके प्रकृति पर और इसके स्थिति पर, कि हॉरिजेंटल है कि क्षैतिज है कि किसी कोण में है। यहाँ भी किसी कोण में भी घर्षण बल लगता है, बताऊंगी आगे जा करके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये भी बताऊंगी। तो इस पे ये डिपेंड करता है। चौथा क्या है हमारा, घर्षण बल सीमांत घर्षण बल के सामान्य प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अभी जो मैंने सीमांत घर्षण बताया ना, सीमांत घर्षण, उस पे जो सामान्य प्रतिक्रिया लगती है, कल मैंने आपको बताया था कि सामान्य प्रतिक्रिया क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, बताया था ना। तो जो सीमांत घर्षण बल होता है उस पर भी कोई समान प्रतिक्रिया लगेगी, उस पर भी घर्षण बल निर्भर करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्या है, घर्षण बल गतिशील वस्तु के भार द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। ये थोड़ा समझ लो, ठीक है, ये थोड़ा समझ लो, यही समझ लो। क्या लिखा है, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, जिसे मैं कैपिटल F के द्वारा डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। घर्षण बल कैपिटल F गतिशील वस्तु के भार द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। कल मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने कहा था आपको कि कोई सरफेस होती है, जिसने पिछला क्लास नहीं किया है वो क्लास जाके कर ले, नहीं तो समझने में दिक्कत आ सकती है। देखो कल मैंने बोला था कि कोई वस्तु है, कोई सरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये क्या करेगी, मैंने कहा था कि पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी इस वस्तु को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है, बल के द्वारा अपनी ओर खींचती है, ठीक है। कोई वस्तु को मैं इस तरह छोड़ूंगी तो क्या होगा, वो आके नीचे ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी उसको एट्रैक्शन फोर्स से अपनी ओर खींच रही है। तो बल F लगता है और इसी बल F को W कहते हैं, यानी कि वेट कहते हैं, यानी कि भार कहते हैं ना। फिर मैंने कहा था कि एक्शन टू रिएक्शन होता है, जितना बल नीचे कार्य करता है उतना ही बल ऊपर की ओर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जितने फोर्स से, जितने बल से किसी वस्तु को अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित करती है, तो उसी बल से एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगता है जो कि ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसे हम लोग कैपिटल N या फिर कैपिटल R के द्वारा डिनोट करते हैं। ये मैंने कल अच्छे से बताया था, अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। तो इसे ही बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि सामान्य प्रतिक्रिया, ठीक है।
तो वही बोला गया है कि घर्षण बल गतिशील वस्तु के भार द्वारा, क्या है ये गतिशील वस्तु है, कोई वस्तु है ना, गतिशील वस्तु के भार द्वारा, यानी कि ये क्या है, वेट है, वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार द्वारा। घर्षण बल गतिशील वस्तु के भार द्वारा जो सामान्य प्रतिक्रिया, यानी कि मतलब कि जो आपका जो ये भार के द्वारा जो सामान्य प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसकी समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो घर्षण बल के इसके समानुपाती होती है। मैंने देखो ध्यान देना, सामान्य प्रतिक्रिया को कैपिटल एन या फिर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यह कैपिटल आर ही ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आर मैंने लिया है। तो वही होता है कि घर्षण बल क्या होता है, गतिशील वस्तु के भार द्वारा सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होती है। यानी घर्षण बल क्या होता है, सामान्य प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। इसे थोड़ा समझ लो। देखो जब भी हम इसको हटाते हैं, किसको, ये क्या है, समानुपाती है, मैं लिख देती हूँ समानुपाती, जिसे पता नहीं देख लेना, समानुपाती का साइन है, ठीक है। जब भी हम इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक हमारा म्यू आता है, क्या आता है, F इक्वल टू म्यू आर। अब बता देती हूँ कि F क्या है, तो F है आपका घर्षण बल, क्या है, घर्षण बल। म्यू क्या है, तो म्यू है आपका घर्षण गुणांक, इसे बोलते हैं घर्षण गुणांक बोलो, या इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आर क्या है, तो आर है आपका सामान्य प्रतिक्रिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ समानुपाती होती है कैपिटल आर का, जो समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक हमारा म्यू आ जाता है, इसे म्यू भी बोलेंगे या फिर घर्षण गुणांक बोलेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू म्यू आर, यानी कि F क्या है, तो घर्षण बल है, म्यू क्या है, तो घर्षण गुणांक है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, और R क्या है, तो R है आपका सामान्य प्रतिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी बनता है अगर आपको इस तरह से F इक्वल टू म्यू आर या फिर म्यू इक्वल टू F अपॉन आर, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स बना दिया है, आप भी बॉक्स बना लेना। क्यों बना लेना, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका फॉर्मूला है। जब भी आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम इस फॉर्मूला के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को बॉक्स में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड यही था लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के नियम। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत आई हो लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के नियम को समझने में, तो ज़रूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।